हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। देखिए यहाँ पर एनवीएस की हमारी क्लास नंबर 4 है ये, और टीजीटी एसएसटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई होप आपकी भी प्रिपरेशन घर पर बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ हेल्प यहाँ से जरूर आपको मिल सकते हैं वीडियो से, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। अभी देखिए टॉपिक हमारा जो है इसको शुरू कर लेते हैं, लेबर क्लास इश्यूज। अब ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है हमारी लास्ट वीडियो से जो क्लास नंबर 3 थी। यहाँ पे पूरा टॉपिक था पीजेंट्स एंड लेबर क्लास इश्यूज, यानी जो किसान और काश्तकार या मजदूर वर्ग जो हैं उनकी क्या समस्याएं थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी समकालीन जो विश्व था जब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी, तो उस वक्त में किसानों की और मजदूरों की क्या स्थिति थी, क्या उनकी कंडीशन थी, ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 3 है जिसमें हमने किसानों के बारे में बात की है कि उनको नई प्रौद्योगिकी से या फिर कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के आने के बाद और उससे आने से थोड़ा पहले क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेबर क्लास इश्यूज। अब चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं जल्दी से। ये मजदूर और काश्तकार वो होते हैं जो छोटे लेवल पे काम करने वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये है डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये जो पिक्चर है इसमें यहाँ पर इस तरफ एक फ्लैग टाइप है हाथ में एक लेडी के, जिसमें मार्च एंड टू स्टेप ये पूरा नाम है। इसका मैं पूरा बता देता हूँ आपको। ये है 1900 में, यानी सन 1900 की बात है। ये ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी है, ठीक है। उस वक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, उस वक्त के टाइम की बात है। ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी थी और इसने अपनी एक बुक के ऊपर इसको पब्लिश किया, ठीक है। और इसका एक तरीके से इस तस्वीर का क्या मतलब था, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया, क्या डिपिक्ट किया गया है कि ये नए एरा की या फिर कह सकते हैं कि नई सदी की शुरुआत है। डॉन ऑफ द सेंचुरी का मतलब नई सदी की शुरुआत। तो इस चीज को दिखा के उन्होंने क्या बताया कि अब जो है अब हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे पास अब जो है अब औद्योगिकीकरण का टाइम शुरू हो रहा है, प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है। तो ये सब चीजें दिखाई गई है। यहाँ पे जो ये लेडी है, लेडी के हाथ में एक ध्वज है या एक फ्लैग है जिस पे लिखा हुआ है कि न्यू सेंचुरी की शुरुआत, ठीक है। और इसके अलावा जो पैर दिखाए गए यहाँ पर, पैर के नीचे ये एक क्या है, व्हील टाइप है, यानी पहिया टाइप है जिसके ऊपर पंख लगे हुए हैं। तो पहिए के ऊपर पंख, पहिए के ऊपर खड़ी हुई है यानी अभी उड़ रही है। तो एक तरीके से क्या दिखा रहे हैं, कहाँ की तरफ, भविष्य की तरफ उड़ रही है, फ्यूचर की तरफ। तो इसमें काफी प्रोस्पेरिटी दिखाने की कोशिश की गई है। और ये इधर मशीन्स दिखाई गई हैं चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि नई नई मशीन्स आ रही हैं। तो अब हम कहाँ चल दिए, हमने पिछला टाइम छोड़ दिया है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे टाइम, अच्छे युग की तरफ, मतलब औद्योगिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मशीनी युग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है। इसके अलावा दूसरी तरफ ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है। इस पिक्चर को हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो है, ये नीचे यहाँ पर एक मैकेनिक है जो कि पूरे एफर्ट्स के साथ मशीन्स वगैरह के साथ यहाँ पर बिल्डिंग बना रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये जो है कारखाने वगैरह है इनका निर्माण कर रहा है। इधर एक जिन के रूप में दिखाया गया है और ऊपर लिखा है 2 मैजिशियंस। 2 क्या है, जादूगर है इस पिक्चर में। एक को एज अ जिन पेश किया गया है जिसको बोला गया है कि ये क्या है, ये हाथ में क्या कह सकते हैं इसको, अलादीन दिखाया गया है जो इस चिराग को रगड़ के क्या कर रहा है, ये भव्य एक महल या कह सकते हैं कि एक बड़ी सी महल का इसने निर्माण कर दिया है सिर्फ इस चीज के थ्रू। और यहाँ पर दिखाया गया मैकेनिक जो कि अपने मशीन्स वगैरह के साथ है और इसने इन चीजों का निर्माण कर दिया है। तो इन दो चीजों को कंपेयर करके देखे तो इन्होंने क्या बताया, इसको प्राच्य नाम दिया है। किसको, ऊपर वाला जो है इसको प्राच्य का नाम दिया गया है। प्राच्य शब्द जो है मेनली वो एशिया के लिए यहाँ पर यूज हुआ है कि एशिया में इस तरीके से निर्माण। और अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो मैकेनिक्स हैं वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और मशीन जो है उनकी हेल्प से हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज दिखाई गई है। तो इन सब चीजों को देख के क्या पता चलता है कि जो कारखाने होते हैं, ये कारखाने बने और रेलवेज, इसके अलावा जो स्टीम पावर थी, ये सब चीजों का आविष्कार हुआ और ये एक नए युग की शुरुआत की तरह इन्होंने इसको दिखाया है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब आदि औद्योगिकरण। देखिए लास्ट चैप्टर में हमने क्योंकि किसान के बारे में बात की थी, इसमें मजदूर वर्ग के बारे में और काश्तकार वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था या फिर वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम था और कुछ टाइम मंदी का भी आया था, तो इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए लोगों की जिंदगियों में। तो क्या
पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चेंजेस आए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काश्तकार की जिंदगी में काश्तकार जो थे उनकी लाइफ में क्या हुआ। तो आदि औद्योगिकरण, औद्योगिकरण शब्द का अर्थ होता है जिसमें हम क्या सिर्फ कारखाने बनना, नई नई मशीनरीज आना, यही सब औद्योगिकरण था। उससे पहले भी एक टाइम था जब क्या हुआ करता था, उत्पादन हुआ करता था। तो इस टाइम को क्या नाम दिया गया, आदि औद्योगिकरण का टाइम। यानी वो समय जब सॉरी वो समय जब इंग्लैंड और यूरोप में क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, नई नई जो है फैक्ट्रीज वो डेवलप हो रही थी। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम आया जब मशीन्स थी, सिर्फ उसी टाइम को औद्योगिकरण कहेंगे। उस मशीन्स के आने से पहले का जो टाइम था उसमें भी औद्योगिक विकास चल ही रहा था। मतलब इनिशियल जो स्टेज होती है, प्राथमिक जो चरण है या फिर प्रारंभिक चरण, उसको ही हमने क्या बोला है, आदि। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक या फिर शुरुआती। तो शुरुआती चरण में जो औद्योगिकरण है वो कैसे होता था, ये है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। और यह उत्पादन कहाँ होता था, फैक्ट्रीज में ना होकर कहाँ होता था, घरों में होता था। बहुत सारे जो इतिहासकार है उन्होंने औद्योगिकरण के इस चरण को ही क्या बोला है, आदि औद्योगिकरण। मतलब औद्योगिकरण से पहले का, इससे पहली स्टेज का टाइम है ये, जब उत्पादन तो हो रहा था बट उस लेवल पे नहीं हो रहा था जो मशीन्स वगैरह आने के बाद हुआ। तो इससे पहले ही उत्पादन का दौर शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये बताया जाने की कोशिश कर रही है, की जा रही है। अब बात आती है कि ये जो टाइम हम 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इसमें आदि औद्योगिक काल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद के टाइम में मशीन्स आ जाती है तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें बदल जाती हैं। तो क्या मशीन से पहले कुछ था ही नहीं, तो हम इसी चीज की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सौदागर। ठीक है, अब ये जो सौदागर होते थे ये क्या करने लगे, ये गांव की तरफ जाने लगे, काम करवाने के लिए लोग ढूंढने लगे। ठीक है, और ये लोग कौन थे, यही काश्तकार वर्ग और किसान वर्ग। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक इंग्लैंड में एक किसान वर्ग था। यहाँ पर एक कॉमन्स हमने वर्ड यूज किया था, क्या, कॉमन्स। कॉमन्स हमने बोला था वो जमीन होती है जिस पर जो किसान होते हैं, छोटे किसान या फिर कोई भी, जिसके ऊपर सबका हक होता है, किसी एक के कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन बाड़ाबंदी आंदोलन चला। बाड़ाबंदी क्या थी, क्या चीज थी, बाड़ाबंदी वो टाइम था जिसमें जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने ये कॉमन्स की जो जमीन है, साझा जो सबके लिए थी, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जमीन को। तो अब जो ये जमीन थी, इस पे छोटे छोटे लोग काफी निर्भर थे। जलाने के लिए लकड़ी, थोड़ा बहुत शिकार कर लेते थे वहां पर। और उनको जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो वहां पर जाकर अपना पेट भर लिया करते थे, उस वहां से संसाधन मिल जाया करता था हम लोग कुछ। तो अब उनकी तो बिल्कुल जिंदगी हट गई थी, तबाह हो गई थी इस चीज की वजह से। कॉमन्स का जो है, ये जो जमीन है, ये बड़े लोगों ने अपने हथिया ली थी, एक तरीके से अपने पास रख ली थी, उसको बाड़ाबंदी कर दी थी, बाड़ लगा दी थी वहां पर। ठीक है, तो इसके बाद जो किसान थे ये बेचारे बहुत परेशान हुए। तो ये चीज अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो किसान थे ये बड़े परेशान हो चुके थे और ये अब काम की तलाश में थे कि उनको कोई काम चाहिए जिससे कि अपना गुजारा कर सकें। ये जो सौदागर थे ये गांव में जाने लगे ऐसे ही लोगों के पास जो कितनी भी उनको पैसे दे दो पर वो काम करने के लिए रेडी हो जाएं। अब क्वेश्चन आता है कि गांव में ही क्यों गए ऐसे। वैसे तो कहा जा रहा है कि शहर में भी तो काम है ना, लोग तो गांव से शहर भाग रहे हैं। लेकिन क्या रीजन है कि कुछ लोग यहाँ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो रीजन ये था कि जो शहर थे, शहर में क्या बने हुए थे, जो व्यापारी थे उन्होंने अपने गिल्ड्स बनवाए हुए थे। गिल्ड्स का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो उत्पादक वर्ग है वो अपने मतलब एक ही तरीके के लोग थे, मतलब सब उत्पादक वर्ग के लोग थे। और वो चाहते थे कि हम इसके ऊपर अपना पूरा तरीके से कंट्रोल रखें। वो बाहर के लोगों को आके व्यापार नहीं करने देना चाहते थे, पूरी चीजों को कंट्रोल में रखा हुआ था, चाहे वो कीमतें हो, चाहे वो कुछ भी डिसाइड करना हो। तो ये एक संगठन था। तो ये लोग बाहर वाले लोगों को आने नहीं देते थे, व्यवसाय जल्दी से किसी को आने नहीं देते थे व्यवसाय में। तो इन लोगों ने क्या किया, सौदागरों ने ये शहर को छोड़कर उन्होंने सोचा शहर में तो हो नहीं पाएगा काम, गांव में ही चलते हैं, लोगों को ढूंढते हैं। तो ऐसे ही गांव में फिर इनको ऐसे ही कुछ मजदूर मिले जो कि काम करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, और इस तरीके से जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा, माल का जो है वो उत्पादन करने लगे, उनके हिसाब से काम मतलब करने लगे। वो क्या करते थे, उनको पेशगी की रकम यानी पेशगी के पैसे उनको दे दिया करते थे उन किसानों को, और सामान बता दिया करते थे कितना तैयार करना, और वो तैयार कर दिया करते थे। इससे क्या हुआ, गांव और इन सौदागरों के बीच में, गांव और शहर के बीच में क्या हुआ, ये माल बन के शहर चला जाया करता था और वहां पर उसको बेच दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग
कॉमन्स छिन जाने की वजह से, यानी साझा जमीन छिन जाने की वजह से परेशान थे, उनको यहाँ पर राहत मिली और उन्होंने काम यहाँ पर करना शुरू किया। एटलीस्ट उनका मतलब पेट तो पल गया, अब वो खाना वाना तो उनको एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो ये था हमारा आदि औद्योगिक उत्पादन या आदि औद्योगिक उत्पादन इसको बोल सकते हैं, यानी मशीन्स, वो बड़े बड़े टाइम से, बड़े बड़े कारखानों से पहले का टाइम जब इस तरीके के काम भी हुआ करते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या होता था, फैमिलीज जो थी वो एक पूरी फैमिली इस काम में इन्वॉल्व हो जाया करती थी और अपना गुजारा चला लिया करती थी। अब देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग, कताई का काम हो रहा है, यहाँ पर एक तकली है और यहाँ से धागा सिर्फ एक ही बन पा रहा है। तो इससे क्या है, पूरी फैमिली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मशीन्स है, एक मशीन है, इसमें काम किया जा रहा है, इधर भी काम हो रहा है, तो पूरी फैमिली जो है वो काम में लगी रहा करती थी। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर, स्टेपलर। क्या वर्ड है ये, स्टेपलर। जो सौदागर थे, जो काम करवाने वाले बड़े बड़े लोग थे, वो गांव से इनका आना जाना शुरू हुआ शहर में। और ये इंग्लैंड के बीच में जो व्यापार था, मतलब इंग्लैंड में क्या हुआ करता था, ये मेनली हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो बड़े बड़े सौदागर थे ये क्या करते थे, ऊन खरीदते थे किनसे, इन स्टेपलर से। किनसे, स्टेपलर से। अब स्टेपलर कौन होता है, स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशे के हिसाब से ऊन को क्या करता है, स्टेपल करता है, या फिर उसको ऊन को छांटने का काम करता है। अभी लास्ट जो क्लास थी हमारी, क्लास नंबर 3, उसमें आपने देखा कि ये जो बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ, उसमें लोगों ने क्या किया था, उस जमीन को, जो जमीन उन्होंने एक्स्ट्रा ली थी, बड़े बड़े भूस्वामियों ने एक्स्ट्रा जमीन दूसरों की अपने पास रख ली थी, बाढ़ लगा ली थी उस पे, तो उन्होंने उस पर ऊन का काम किया, मतलब भेड़ों को पालना शुरू किया। इसलिए तो चारागाहे जो थे उनका फिर वहां पर नुकसान हो गया था ना दूसरे लोगों का, तो उन्होंने उस जमीन को ऊन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया, उस पर भेड़ों को रखा अपनी, और वहीं पर ही रहने लगे। तो ये जो स्टेपलर थे, ये वो लोग होते थे जो ऊन को, मतलब ऊन को छटाई करते थे। फिर बात आती है, छटाई होने के बाद क्या होता था, ये फुलर के पास चला जाता था, यानी यहाँ से ऊन खरीदते थे और उसको सूत काटने वालों के पास फिर भेज देते थे, और इससे क्या बनता था, फिर धागा। ठीक है, धागा मिलता था, और फिर उसे कहाँ भेज देते थे, बुनकरों के पास, यानी इन फुलर्स के पास भेज दिया करते थे। फुलर्स कौन होते थे, ये वो लोग होते थे जो फुल करते थे, फुल। ठीक है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना, ये काम है। फिर आगे बात आती है, इसको हम बाद में देखेंगे कार्डिंग क्या था। अब ये काम हो गया है, और इस चीज के बाद यहाँ पर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है कि लंदन जो है, लंदन जो शहर था, उसको क्या कहा जाने लगा था, फिनिशिंग फिनिशिंग सेंटर। फिनिशिंग सेंटर, क्योंकि ये फिर सामान लंदन ले जाया जाता था जहाँ पे उसको फिनिशिंग दी जाती थी, मतलब, और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में कपड़े को बेच दिया जाता था। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था। और मतलब आपने देखा कि छोटे लेवल पे एक छोटा किसान है जो कि रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और फिर वो सामान फिर बाहर जा रहा है। पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरा का पूरा फायदा किया जा रहा है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और इस तरीके से फिर क्या हो गया, उस वक्त कारखाने उतने बड़े नहीं थे, ये जो काम है छोटे छोटे लेवल पर होता था, सिर्फ घरों में होता था। ठीक है, 20-25 मजदूर हुआ करते थे, 20-25-30 जो काम किया करते थे। और इसका मतलब ये जो सौदागर लोग थे, ट्रेड करने वाले, इनके पास मजदूर काफी हद तक मतलब मजदूर बहुत हुआ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, कारखानों का उदय, यानी कारखाने कब डेवलप हुए, यहाँ पे बात आती है। 1730 के दशक के से ये बनने शुरू हुए कारखाने, और 18वीं सदी के एंड तक क्या हुआ, जगह जगह कारखाने देखने को मिल सकते थे। यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है कि मैनचेस्टर में यहाँ पर धुआं 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 नजर आ रहा है सारा, इतनी चिमनियां हैं और इंडस्ट्रीज काफी हद तक हैं। ये दूर से ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री लगी हुई है, कारखाने लगे हुए हैं। और ये जो नए, इसको कपास को एक कह सकते हैं कि एक नए युग की तरह यहाँ पर देखा गया, नए युग का प्रतीक माना गया कपास को। क्योंकि आपको बता दूं कि जो क्लॉथ इंडस्ट्री थी या फिर कपास इंडस्ट्री थी, वहीं से ही नए युग की शुरुआत मानी जाती है। मतलब सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ यहीं से ही स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर लोहा इस्पात वगैरह पर आया उद्योग पर पहले ये कपास उद्योग वगैरह ये काफी डेवलप हो गए थे। तो 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ये चीज हो गई
अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन जो है इतना ज्यादा, वापस से हम इसी स्लाइड पे चलते हैं अपनी पुरानी। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन को बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता था बाहर से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। इतना ज्यादा कपड़ा उत्पादन बढ़ चुका था कि 1760 के टाइम में से लेके शुरू करें अगर तो ये 25 लाख पौंड था कपास का आयात, और ये 1787 तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। इतनी भारी मात्रा में वृद्धि देखने को मिली इस चीज में। अब हम बात करते हैं एक, तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जिनसे बहुत मतलब काफी ज्यादा स्किलफुल बनाया गया वर्कर्स को। ये जितने भी सौदागर थे, बड़े बड़े उत्पादक थे, इन्होंने जो अपने पास काम करने वाले मजदूर हैं इनको काफी स्किल्स सिखाई और काफी सारी चीजें सिखाई। जैसे कि चाहे ये प्रोसेस है कार्डिंग वाला जो प्रोसेस है, यानी वो प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। मतलब काफी सारे प्रोसेस थे, इनिशियल जो चीजें थी जैसे कार्डिंग हुआ, ऐंठना हुआ, कताई, इसके अलावा लपेटना, ये सब जो चीजें हैं इनमें काफी ज्यादा स्किल्स आई वर्कर्स में और काम में बहुत तेजी बढ़ी। इसकी वजह से मजदूर जो थे उनका उत्पादन बढ़ाने लगे। मतलब जब अच्छी अच्छी तरक्की हुई, चीजें अच्छे अच्छे आविष्कार हुए, तो ऐसा ही हो देखने को मिला वहां पर। अब देखते हैं 18वीं सदी में उत्पादन की प्रक्रिया में कुशलता बढ़ी। नेक्स्ट है रिचर्ड ऑर्कराइट। रिचर्ड ऑर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई और जिसकी वजह से मशीन्स डेवलप हुई, और मशीन्स डेवलप हुई तो फिर क्या हुआ, कारखानों का, बड़े बड़े कारखानों में मशीन लगने लगी और वहां पर जो उत्पादन क्षमता है उनकी वो भी बढ़ने लगी। तो लोग क्या करने लगे, फिर मशीन्स खरीदने लगे। अब वो क्या कर सकते थे, मशीन खरीदने की वजह से वो निगरानी रख सकते थे अपने वर्कर्स के ऊपर। पहले क्या था, घरों में काम अगर हो रहा है तो वहां पर पूरी फैमिली के साथ लगी हुई है काम करने में, लेकिन उनको कोई सुपरवाइज नहीं कर सकता। कोई जो उत्पादक वर्ग है या सौदागर है वो अपना कोई आदमी ऐसा रख नहीं सकता जो हर वक्त उनको देखता रहे। लेकिन कारखानों में काम जो करने आएंगे लोग, उनके ऊपर वो अपनी निगरानी रख सकता है और देख सकता है कि काम किस तरीके से हो रहा है और पूरा प्रोसेस उसकी आंखों के सामने रहता है। तो चीजें खराब होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। तो ये होने लगा 19th सेंचुरी की शुरुआत में। कारखाने लगे इंग्लैंड में और काफी ज्यादा संख्या में ये देखे जा सकते थे। नई नई प्रौद्योगिकी आई और ये मशीन से लगनी शुरू हुई। तो क्या ऐसा था कि मशीन सबने खरीदी? तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। हम ये देखें कि औद्योगिकरण जो है शब्द, क्या वो सिर्फ फैक्ट्री उद्योगों से है, यानी फैक्ट्री का मतलब ही है, ठीक है? क्या फैक्ट्री के आने से, इसके विकास से ही औद्योगिकरण माना जाएगा? तो देखते हैं, पहली इंडस्ट्री जो है ये है सूती और कपास उद्योग। इसके बारे में अगर बात करें तो ये ब्रिटेन का सबसे ज्यादा फ्लरिश होने वाला एक उद्योग था या फिर इंडस्ट्री थी। 1840 के दशक में ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी कपास उद्योग इंडस्ट्री या फिर कपास उद्योग में काफी औद्योगिकरण देखने को मिला। स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है लोहा और स्टील उद्योग, और ये बढ़ गया 1840 से 1860 के दशकों के बीच की बात है। ये जो उद्योग है काफी बढ़ गया क्योंकि ऐसे में आ रहे थे, इसमें हो रहा था रेलवे का निर्माण, ठीक है, और इसमें लोहा और स्टील की डिमांड काफी बढ़ गई थी। या ये कह सकते हैं 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील का जो निर्यात है उसका जो मूल्य है लगभग कितना हो गया था, 7.7 करोड़ पौंड, ठीक है। और ये जो पैसा है, ये जो राशि है, ये जो पैसा है, ये इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य की भी दुगनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे परंपरागत उद्योगों की, ठीक है। परंपरागत उद्योग यानी जो ट्रेडिशनल उद्योग थे, कि क्या फैक्ट्रीज के आने से अब औद्योगिकरण खत्म हो गया? नहीं, औद्योगिकरण का मतलब तो उद्योग है ना, और हमने बात की थी कि आद्य औद्योगिकरण का जो टाइम था उसमें उद्योग चल रहे थे, तो परंपरागत उद्योग थे ये अभी भी थे, मतलब अभी भी काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब बात यह है कि काफी सारे मजदूर ऐसे थे जो घरेलू तौर पे काम करते थे और काफी सारा सामान ऐसा था जो घरेलू तौर पर ही बनाया जा सकता था। तो तकनीकी रूप से जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र थे वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी जो कुल संख्या अगर हम देखें तो वो 20% से भी 20% के लगभग थी, इससे ज्यादा नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग घरों में ही काम कर रहे थे, ठीक है। आने वाले टाइम में सिचुएशन ज्यादा खराब देखने को मिली, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम तो अभी काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग हैं जो काफी गतिशील थे, जैसे कि कपड़ा उद्योग की बात करें, ठीक है।
कपड़ा उद्योग, इसमें ज्यादातर जो सामान है वो घरेलू इकाइयों में बनता था, ठीक है, घरेलू इकाइयों में बनता था, ये कारखानों में उस वक्त कम बनता था। थर्ड, अगर हम चीजें देखें औद्योगिक रफ्तार की किस तरीके से चल रहा था, तो परंपरागत जो उद्योग है इनमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जो पूरी तरीके से डिफरेंट ही थी, मतलब इस ट्रेडिशनल उद्योग ही है, उनको कोई चेंज जल्दी से नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण निर्माण जो उद्योग है वो छोटे लेवल पर था। इसके अलावा पॉटरी के अलावा कांच का काम, इसके अलावा चर्म शोधक, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, छोटे लेवल पर ही होनी थी। कुछ फर्नीचर बनाने वाला, औजार बनाने वाला, ये सब चीजें, ये सब जो उत्पादन है ये जो है ये घरेलू यूनिट्स पर देखने को मिले थे। तो भी ऐसा नहीं था कि एकदम पूरी तरीके से घरेलू यूनिट वाला जो काम है वो खत्म हो चुका था और उसकी जगह मशीन ने ले ली थी, अभी भी चीजें जारी थी। इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि गैर मशीनी क्षेत्र थे, यानी मशीनों का यहाँ पर वैसा प्रयोग नहीं था और इसकी भी तरक्की काफी अच्छे तरीके से हो रही थी और छोटे छोटे आविष्कार भी चल रहे थे। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 4 पर, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, ठीक है। प्रौद्योगिकी जो थी उसमें बदलाव की गति धीमी थी और कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, ये हमने भी देखा है। प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी, यहाँ पर पॉइंट आता है महंगाई का पॉइंट। देखिए बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जो मशीन्स को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जो मशीन है उनको खरीद तो लेंगे लेकिन खराब हो जाए तो खर्चा बहुत होगा, जबकि मजदूरों के साथ उनको ये प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। इसके अलावा उनको लग रहा था कि खर्चा बहुत हो जाएगा और उस तरीके से बढ़िया काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर उत्पादन का एक बड़ा जो भाग है वो कारखानों की बजाय जो गृह उद्योग हैं उनसे पूरा करवा लिया जाता था। इस बात को समझने के लिए हम एक चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो जेम्स वाट है। आप पता है आपको भाप के इंजन के बारे में, जेम्स वाट के। तो जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाया गया जो भाप का इंजन था उसमें बदलाव किए थे, सुधार किए थे, ठीक है। जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में क्या किए थे, सुधार किए थे। और फिर उसको 1871 में क्या कराया गया था, पेटेंट कराया गया था। पेटेंट का मतलब है अधिकार कर लेना, यानी जैसे कि कोई चीज मैंने बनाई है तो मैं उसको पेटेंट करवा ले, यानी अब उसके ऊपर मेरा राइट है, उसको उसके ऊपर किसी और का भी अधिकार नहीं है। तो इसमें ये जो भाप का इंजन था इसका जो मॉडल था इसको मार्केट में लाने के लिए एक उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने हेल्प की थी। कौन? मैथ्यू बुल्टन। ये नाम ध्यान रखिए कि इनकी हेल्प के बिना ये जो इंजन है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको मार्केट में लाने का काम किया था। इनकी हेल्प से क्या हुआ, इन्होंने इसका उत्पादन करना शुरू किया। और कह सकते हैं कि शुरू में बहुत ही कम खरीदार मिले इसके, लोग बहुत डर रहे थे खरीदने से। इंग्लैंड में भाप के केवल 321 इंजन थे, ठीक है, और 80 इंजन कहाँ पर थे? सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में थे, बाकी खनन काम में, नहर निर्माण में, इन सब में लगे हुए थे, लोह कार्यों में लगे हुए थे। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो रिप्लेसमेंट है ना, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं मजदूरों को किससे? मशीन से। वो ठीक है, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं आया था कि प्रॉपर तरीके से मशीनों के ऊपर ही डिपेंडेंसी हो जाए कारखानों की। यहाँ पर मजदूर भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी निभा रहे थे, क्योंकि शुरू के टाइम में चीजों को अपनाने में टाइम लगता है, तो मशीन्स को अपनाने में भी जो उद्योगपति थे उनको भी टाइम लग रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी बदलाव आए, लेकिन परंपरागत कारीगर जो है, मजदूर जो है, उनकी अभी भी डिमांड थी। अब देखते हैं कुछ और परिवर्तन कैसे होंगे। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या अमेरिका की और इंग्लैंड की सिचुएशन एक जैसी थी या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव श्रम का मतलब है कि व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला श्रम, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक फैक्ट्री है, यहाँ पर औजार बनाने का काम चल रहा है, ये सब लोग लगे हुए हैं काम में। मशीन्स भी है पर मशीन से ज्यादा यहाँ पर मजदूर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो विक्टोरिया के टाइम में मानव श्रम की कोई ऐसी खास कमी नहीं थी। मतलब लोग क्या कर रहे थे, गांव से कहाँ पे आ रहे थे, शहर में आ रहे थे। जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था वो यहाँ पर आकर काम ढूंढने की तलाश में आ रहे थे, ठीक है। और आपको पता है डिमांड सप्लाई का, जब बहुत ज्यादा मजदूर मिलेंगे तो फिर उनसे काम भी बहुत ज्यादा करवाया जाएगा।
काम ज्यादा होगा, ठीक है, और फिर सैलरी भी मिलेगी तो वो भी ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा मजदूर मिलेंगे तो जो सैलरी होगी, जो वेतन होगा वो उतना हाई नहीं रहेगा, वो कम होगा। क्योंकि अब तुम एक ढूंढोगे तो 10,000 मजदूर मिल सकते हैं, एक ढूंढोगे तो 10 मजदूर मिल जाएंगे, 100 मजदूर मिल जाएंगे। इतनी ज्यादा बेरोजगारी की हालत भी तो हो जाती है। तो वही सिचुएशन है कि वेतन भी मिल रहा था। इसके अलावा एक रीजन और है, मौसमी काम या मौसमी कार्य आधार। कोई काम का एक समय होता है कि हाँ भाई इतने से इतने टाइम तक ये वाला काम होगा, उसके बाद फिर जो वर्कर्स हैं उनको खाली बैठना पड़ेगा। जैसे कि खेती में भी देखा है अपने, फसलों के बीच में गैप होता है, तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा क्रिसमस जैसे जो त्योहार थे, इन पर बाइंडर्स का और प्रिंटर्स का जो काम है वो काफी बढ़िया चलता था, और इस बीच में उनको थोड़ा काम दे दिया जाता था, मतलब अतिरिक्त मजदूरी उनको मिल जाती थी, एक्स्ट्रा इनकम बोल सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे काम कर लिया करते थे। इसके अलावा मजदूरों की बात करें तो वो बंदरगाहों जैसी जगहों पर, पोर्ट्स पर भी काम कर लिया करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे वो काम कर लिया करते थे। पर ये था कि बहुत सारे उद्योगपति मशीन की जगह पे क्या चाहते थे, मजदूरों से काम करवाना ही चाहते थे, मजदूरों से काम करवाना ही पसंद करते थे, क्योंकि उनको रिप्लेस कर दिया कहीं प्रॉब्लम हुई, लेकिन मशीन में तो पैसा लगाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। तो वही बात है यहाँ पर। फिर है, ज्यादातर जो काम है वो हाथ से ही किया जाता था। कुछ ऐसे काम थे जिनमें मशीन्स जो है वो काम नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि बारीक डिजाइन बनाने का काम, बारीक डिजाइन अगर बनाना है तो वो तो फिर हाथ के काम से, और आपको पता ही है हाथ के काम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और उसके रेट भी काफी हाई रहते हैं, बहुत ज्यादा रेट पर वो बिकती है। जैसे कि अगर बात करें तो ब्रिटेन में 19वीं सेंचुरी के जो मिडिल तक 500 तरीके के हथौड़े बनाए गए थे, ठीक है, 500 तरीके के हथौड़े थे, जिनमें 45 तरह की क्या थी, कुल्हाड़ियां थी। तो ये किस चीज का प्रतीक है, ये हाथ से बनाए हुए काम के तो प्रतीक है, मशीन के थ्रू बनाए ही नहीं जा सकते उस तरीके के, ठीक है, जिस तरीके के ये लोग बनाए थे। तो प्रौद्योगिकी अलग चीज है, लेकिन जो इंसानी निपुणता है या फिर इंसानी जो स्किल्स हैं वो अलग होती हैं। तो इस टाइम में लोग क्या करते थे, बारीक काम बहुत लोगों को पसंद आता था और वो कीमत देने को भी तैयार रहते थे। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसको परिष्कार, यानी हाथ से बनी जो चीजें थी उनकी शुद्धिकरण की और इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब ये ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें बनाई गई हैं, इनको हम यूज करेंगे, और ये वैसी चीजें नहीं है जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास यूनिक चीज है, देखो ये कितना अच्छा काम हो रखा है, हाथ की कढ़ाई है या फिर ये चीजें हैं। तो वो वाली सिचुएशन थी, और इसमें फिनिशिंग भी बढ़िया होती थी, ठीक है, हाथ के कामों में। और ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, जो मशीन से चीजें बनती थी ना उनको उपनिवेशों में निर्यात कर देते थे। मतलब जहां से रॉ मटेरियल उठा के उस देश में अपना माल बना के भेज दिया और वहीं की जनता को बेच दिया कम रेट्स में। तो ये चीज थी। और कह सकते हैं कि जो मशीन्स वगैरह का काम है, ये दो सिचुएशन है। जिन देशों में क्या था, मजदूरों की कमी होती थी, वहां उद्योगपति मशीन का यूज कर लेते थे, लेकिन जहां पर मजदूर काफी हैं वहां पर मजदूर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अमेरिका की सिचुएशन बताएं तो वहां पे सिचुएशन अलग थी, वहां पे यही स्थिति थी। लेकिन ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में कोई कमी थी नहीं मजदूरों की उस वक्त। तो ये सिचुएशन थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस जमाने में श्रमिकों की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक परिश्रम की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए जो महंगी मशीन्स हैं उनमें पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। मशीन एक ऐसी चीज होती थी जो हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मतलब कहते हैं ना कि हाथ से बनाया हुआ जो काम है वो तो मशीन से बहुत सारी चीज एक जैसी बना रहा है, लेकिन हाथ से अलग अलग तरीके की चीज बनाई जा सकती है जिनमें क्वालिटी भी है। जो उच्च वर्ग के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो हाथ से बनी हुई चीजों को काफी पसंद करते थे। लेकिन अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहां पर श्रमिकों की कमी होने के कारण क्या था, मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा था, यानी मशीन का यूज ज्यादा होता था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मजदूरों की जिंदगी। मजदूरों की जिंदगी का मतलब, मजदूरों की जिंदगी पर भी श्रम का मतलब, जब मजदूर बहुत ज्यादा हो गए तो उसका इनके ऊपर, उनकी जिंदगी पर असर देखने को मिला। बहुत सारे लोग गांव से कहाँ पर आ गए, शहर में आ गए काम की तलाश में, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर झुंड सा लग गया। मतलब बहुत भीड़ लग गई थी शहर में काम करने वालों की। नौकरी मिलने की जो गुंजाइश थी वो सिर्फ एक ही तबके के लोगों को होती थी जिनकी जान पहचान है, ठीक है। जान पहचान वाला मामला चलने लगा कि ये आदमी, सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा कोई नॉन है, तो मैंने अपने कंपनी वालों से बोल के उसको ही जॉब पर लगवा दिया, ठीक है। ये सिचुएशन ज्यादा हो रही थी कि अपने जान पहचान वाले लोगों को ही क्या किया जाता था, अपने
यारी दोस्ती वालों को ही लगवा दिया जाता था। तो ये भी बहुत मुश्किल वाली बात थी। ये जो लोग शहर आए थे, गांव से शहर आए थे, उनको बड़ी मुसीबतों को झेलना पड़ रहा था। आ तो गए थे शहर में, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हुई कि कहाँ रहे वो लोग, बेचारे पुल के नीचे रहते थे, काम धंधा तो उनको मिला नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक क्या कह सकते हैं कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको रहने के लिए जगह देने के लिए एक जगह बनाई हुई है, ठीक है। कानून विभाग द्वारा इसको चलाया जाता। तो ये बात यह है कि यहाँ पर रह तो सकते थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता था। साथ ही साथ ये देखा जाता था कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही ये जो उनको वर्क हाउस भी मिलते थे, मतलब काम भी करना पड़ता था यहाँ रहने के बदले। तो काफी सारी चीजें, यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ना ही कोई इज्जत वाली बात थी। बहुत ही खराब कंडीशंस में वो लोग बड़ी ही मजबूरी में यहाँ रहा करते थे, जिनके पास चीजें नहीं थी। ये जो मशीन है स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर करें तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे धागे बन सकते हैं आप इस मशीन की हेल्प से। तो यही चीज हुई थी, यही डेवलपमेंट की एक बड़ी निशानी थी। अब क्या कह सकते हैं कि मौसमी काम के बारे में बात करें तो, ठीक है, मौसमी काम का मतलब होता है कि जो कामगार है या जो मजदूर है वो कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, बाकी टाइम क्या है, उनको खाली बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो सीजन खत्म हो गया, फिर वही चीज आ गई, आराम से बैठे हैं, खाली बैठे हैं। कुछ लोग क्या करते थे, इस टाइम में गांव चले जाया करते थे वापस, तो कुछ शहर में ही रहा करते थे और कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ के अपना गुजारा चला लिया करते थे कि थोड़े दिन खाली बैठने से अच्छा है या तो गांव में जाके अपनी खेती वेती कर लें थोड़ी बहुत, या फिर शहर में कुछ छोटी मोटी जॉब कर लें। इतने दोबारा से सीजन आएगा, इतने क्या करेंगे हम, मतलब इतने हमारा काम दोबारा से शुरू होगा, इतने हम जाकर के छोटा मोटा काम कर ही लेते हैं। ये सिचुएशन आई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया, हाउसलेस हंगरी, ठीक है। ये लोग बेचारे ऐसे खड़े हुए हैं उस जगह के लिए जहां पर बेसहारा लोग जाते हैं, जो कानून विभाग वाला मैंने बताया था ना आपको कि होमलेस हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो इनकम है या फिर कह सकते हैं वेतन में कुछ सुधार आया, मजदूरों की हालत थोड़ी सी सही हुई, लेकिन सिचुएशन खराब हो गई कब, जब नेपोलियन का युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। नेपोलियन के साथ जब वॉर हुई, जो की तो उस वक्त क्या था, वॉर की वजह से कीमतें जो है तेजी से बढ़ने लगी और मजदूरों की जो आय थी वो वहीं की वहीं थी। तो कीमतें बढ़ी, खाने पीने की चीजों की, हर चीज की आय, उनकी इनकम यानी आय उतनी रही। तो फिर वही सिचुएशन आ गई, पहले जैसी सिचुएशन आ गई कि उनके पास पैसा तो है पर उतना नहीं है जिनसे वो अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। दूसरा हम देखने को, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी देखने को मिली काफी, और काफी लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे स्पिनिंग जेनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे मशीन आई स्पिनिंग जेनी, जिसकी वजह से लोगों का काफी काम रुक गया, और जो स्पेशली लेडीज थी, ऊन काटने वाली जो लेडीज थी, उन्होंने इस मशीन का काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके आने के बाद से जो हमारा काम है वो एकदम बंद हो गया है। और काफी चीजें होने लगी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसके प्रयोग पर भी लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। एक सूत काटने की मशीन जो कि जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी, जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है, हरग्रीव्स द्वारा 1764 में इसको बनाया गया। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक ही पहिया और है, ठीक है, और एक ही मजदूर काम कर रहा है, और सारी तकलियों को वही घुमा देगा, और एक ही बारी में कई सारे धागे बन जाएंगे। और स्पिनिंग जेनिंग का विरोध भी किया, कई सारी लेडीज ने किया, काफी सारे वर्कर्स ने किया, कि इसके आने की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलने को पड़ रही है लोगों को। तो वही चीज हुई, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, ठीक है। लोग अलग अलग कामों में लग गए, रेलवे स्टेशन बन रहे थे, वहां रोजगार ढूंढने लगे, रेलवे लाइन, सुरंगें बनने लगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वहां पर वो लोग छोटे छोटे कामों में लग गए। तो ये वहां के मजदूरों की स्थिति थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में उपनिवेश के टाइम में औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ। तो जल्दी से इस वीडियो को देख कर शेयर कर दीजिए जिनको भी जरूरत है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।